आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो करें क्या शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट हम लोग। तो देखिए, हिंदी के अंदर हम सबसे जो पहला टॉपिक है वो कौन सा करेंगे? भाषा परिचय का करेंगे, ठीक है ना। भाषा परिचय का हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भाषा परिचय का टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जो आपका एग्ज़ाम होता है ना उसके अंदर भाषा परिचय में से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भाषा परिचय, कौन सी भाषा का परिचय? हिंदी भाषा का परिचय करेंगे भाई। अब सबसे पहले बात आती है किसकी? भाषा की, कि जो भाषा है वो कहते किसे हैं। तो ये तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि आप कहोगे कि मैडम ये तो हमें पता है कि भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भाषा है इसके दो रूप होते हैं। आप इसके दो रूप कह लो, इसके भाषा के दो प्रकार कह लो या टाइप्स कह लो, एक ही बात है। कौन सा? एक तो होता है मौखिक भाषा का एक रूप। कौन सा है? मौखिक। मरकर, हाँ जी। और दूसरा होता है लिखित। ये भाषा के दो रूप या दो प्रकार होते हैं। मौखिक यानी कि जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित का मतलब स्पष्ट है कि लिखकर करते हैं। पर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बताने वाली क्या बात है? बताने वाली बात यह है कि एक बार यह पूछा गया था कि भाषा का परंपरागत रूप बताएं। एक पेपर में यह भी क्वेश्चन था कि भाषा का प्राकृतिक रूप बताएं। परंपरागत पूछ ले या प्राकृतिक पूछ ले। परंपरागत माना जो सदियों से चला आ रहा है, वो कौन सा है? हमारा मौखिक, ठीक है ना। और प्राकृतिक का मतलब नेचुरल है ना। आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? नेचुरल। तो जो मौखिक रूप है ना वो नेचुरल होता है, यानी कि जो मानव जो है वो बोलना तो अपने आप ही सीख जाता है जब अपने से बड़ों को बोलता हुआ देखेगा। लेकिन ये शर्त है कि अपने से बड़ों को बोलता हुआ वो देखेगा, सुनेगा, तभी बोलना सीखेगा। और दूसरा रूप कौन सा है? लिखित। लेकिन लिखने के लिए तो विशेष अभ्यास की जरूरत होती है ना। लिखना तो जब सीखता है बच्चा, जब वो स्कूल में जाता है, उसको विशेष प्रकार की प्रैक्टिस, अभ्यास करवाया जाता है, तभी लिखना सीखेगा। तो हमारा परंपरागत या जो प्राकृतिक रूप है वो कौन सा है? वो मौखिक है। एक सांकेतिक रूप भी होता है, लेकिन इसको कभी भी भाषा के रूपों में शामिल नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि अगला प्रश्न इसमें यह बनता है कि जो हिंदी है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप याद रखना कि हिंदी जो है हमारा ये फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? फारसी से। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और एक बार ये पूछा था कि इनमें से विदेशज शब्द छांटिए। विदेशज का मतलब क्या? कि जो विदेश में, और जय का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, कि जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं। जय इसके अंदर एक प्रत्यय के रूप में आया है, और जहां भी जय प्रत्यय लग जाए ना अंत में, हमेशा उत्पन्न होने का भाव बताएगा। कहता है कि जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं वो शब्द बताइए। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में हिंदी दिया हुआ था भाई, ठीक है ना। तो हमारी जो हिंदी है ये एक विदेशज शब्द है। ये फारसी भाषा से आया है। कौन सा शब्द? हिंदी। आप कहोगे मैडम क्यों? क्या हिंदी के अंदर शब्दों की कमी थी जो फारसी भाषा से ये शब्द हमने ले लिया, उठाया? इसका एक कारण है बच्चों। कारण क्या? कि देखिए, जब हमारे भारत के अंदर ईरानी लोग आया करते थे, ठीक है, तो वो भाषा कौन सी बोला करते थे? फारसी। और ये ईरानी लोग आते कहाँ से थे? ये सिंधु नदी के रास्ते से भारत में प्रवेश करते थे, व्यापार के सिलसिले में आते थे सिंधु नदी के रास्ते से। तो ये लोग फारसी भाषा के अंदर
से का उच्चारण है की तरह किया करते थे। यानी कि इन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदू नदी, और यहां के देश को ये बोले सिंध का देश, तो से को तो ये है बोलते थे, तो सिंध का देश की जगह ये क्या बोले, हिंद का देश। और इस हिंद शब्द के पीछे जब बड़ी ई ये प्रत्यय लगाया गया तो हमारी भाषा का नाम क्या पड़ा, हिंदी पड़ा। ठीक है ना, हिंद शब्द के पीछे जब ई प्रत्यय लगाया गया तो इसका नाम क्या पड़ा, हिंदी। तो इसका मतलब क्या कि हिंदी जो है एक विदेशज शब्द है। ठीक है, ये फारसी भाषा से आया हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका कि जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। इसके बाद देखिए जो हिंदी है वो क्या है भाई, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा के बारे में हम बाद में विचार करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। राज का मतलब क्या होता है, सरकारी कामकाज की भाषा। जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है ना उसको राजभाषा बोलते हैं। देखो चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, उसको एक भाषा को निर्धारित करना पड़ता है सरकारी कामकाज के लिए। जब हमारे यहाँ पर मुगलों का राज था ना तब फारसी हुआ करती थी उनकी भाषा सरकारी कामकाज की, मुगलों की। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने अंग्रेजी को बनाया, अंग्रेजी को सरकारी कामकाज के लिए कर लिया उन्होंने। ठीक है ना, फिर जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो हमें भी ज़रूरत पड़ी कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सारा का सारा सरकारी कामकाज किया जा सके। तो देखो फिर हमारी हिंदी को इसका दर्जा दिया गया, और कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। तभी तो हमने अभी बात की ना कि आज क्या है, हिंदी दिवस है, क्योंकि 14 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन था 1949 का, जिस दिन ये फैसला लिया गया कि जो हिंदी होगी ना वो हमारी राजभाषा के रूप में काम करेगी। जितना भी सरकारी कामकाज होगा वो हिंदी में किया जाएगा। तो देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दर्जा दिया गया राजभाषा का। ये संविधान में लिखित रूप में दे दिया गया, लिख दिया गया इसको। तो इसमें अब पूछा क्या जाता है, सबसे ज़्यादा आज तक जो प्रश्न पूछा है ना वो अनुच्छेद पूछा है, और ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको HSSC बार बार रिपीट करती है। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे चलेंगे ना वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वाला बार बार पूछा जाता है। उनकी तरफ तो आपने विशेष प्रकार का ध्यान रखना है, क्योंकि HSSC उनको अक्सर रिपीट करती है उन प्रश्नों को। तो अनुच्छेद पूछा जाता है। अनुच्छेद कौन सा, 343 और 1। वो इस तरह भी ऑप्शन बना सकती है HSSC, 343 1, 343 2, 3 या 4। तो आपको याद रखना है 343 1। उसके बाद भाग 17 और अध्याय 1 के अंतर्गत हिंदी को दर्जा दे दिया गया, किसका, राजभाषा का। अगर आपसे अनुसूची पूछ ली जाए, ठीक है ना, अनुसूची पूछे तो अनुसूची कौन सी थी, 8वीं। क्या याद करना आपने कि हिंदी को दर्जा कब दिया गया, राजभाषा का, 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। अगर विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो वो 10 जनवरी को होता है। ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और हमारा जो भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आज है। अनुच्छेद 343 1, भाग 17, अध्याय 1, और अनुसूची थी हमारी कौन सी, 8वीं। 2017 में सितंबर के महीने में एक पेपर हुआ था HSSC का। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, क्या कि संविधान में कितने से लेकर कितने अनुच्छेद तक भाषा संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था, ये ऑप्शन क्या करना था, सेलेक्ट करना था, चूज करना था इसको, कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है, भाषा के संबंध में ही लिखा हुआ है। किसमें, हमारे संविधान के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में। अगर हम ये कहें कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है तो ये 100% सही बात है भाई।
अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं कोई। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं पर संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र भी नहीं किया है, कहीं पर उन्होंने जिक्र भी नहीं छेड़ा। पूरे संविधान के अंदर एक सिंगल वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया राष्ट्रभाषा के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी कोई भाषा ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, तो वो अपने आप राष्ट्रभाषा के पद पर आकर बैठ जाती है। यानी कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की जरूरत नहीं होती भाई। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बोलते हैं ना, अपने आप बन जाती है। तो हमारे देश के अंदर जो 60% लोग हैं वो हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं। हम हिंदी को मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है, पर मानने से कुछ नहीं होता। इसको कहीं पर भी संविधान में दर्जा नहीं दिया हुआ अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का। ये बात आप याद रखना। फिर हम करते हैं अब कि जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है। भाषा परिवार, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार होते हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व में कितने हैं? 12। लेकिन भारत की हम बात करेंगे, भारत में 4 होते हैं। एग्जाम में भारत के ही आते हैं, पूरे विश्व के नहीं पूछे जाते। केवल हमें जो भारत के 4 हैं ना, उनके नाम हमें पता होना चाहिए कि भारत में ये 4 हैं, ताकि आप आसानी से छांट सको। क्योंकि प्रश्न इस तरह से पूछा जा चुका है कई बार कि इनमें से कौन सा भाषा परिवार भारत का है या कौन सा नहीं है। एक अलग से छटवा लेगा, पहचान का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, सबसे पहला कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार। सबसे पहला है भारोपीय भाषा परिवार। और जो हिंदी है वो इसी भाषा परिवार की भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आया था, और ना जाने HSSC इसको कितनी बार पूछ चुकी है। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, केवल HSSC नहीं, एसटेट में, सीटेट में और भी जो अदर एग्जाम होते हैं, ये प्रश्न बार बार आता है भाई। ग्राम सचिव के एग्जाम में भी आया था, आप चेक कर लेना कि क्या पूछा गया था। हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है, और भारत में इस परिवार को, इस जो परिवार के अंदर भाषाएं आएंगी ना, उनको बोलने वालों की संख्या 73% है, 73%। आप ये मत समझना कि हिंदी को बोलने वालों की संख्या 73% है। इस भाषा परिवार में जो भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी? बहुत सी हैं। संस्कृत है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, और ये अंग्रेजी है। ये और भी कई भाषाएं ऐसी हैं जो इस परिवार में आती हैं। पर हमारे काम की क्या है यहाँ पर? हिंदी। क्योंकि हिंदी के प्रश्न में हिंदी की बात करेगा, दूसरी भाषा के बारे में कभी नहीं पूछेगा। और ये प्रश्न हमेशा से ही ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। एक बार प्रश्न पूछा था, भारोपीय का क्या मतलब होता है? भारत प्लस में यूरोप की भाषाएं। भारत प्लस में यूरोप, इन दोनों शब्दों को मिलाने से एक नया शब्द बन गया, क्या? भारोपीय। और ये उत्तर भारत की भाषाएं हैं। परसेंटेज भी याद रख लेना, 73% लोग इसको भारत में बोलते हैं, इस भाषा परिवार की भाषाओं को। फिर हिंदी भारोपीय की भाषा परिवार है। या फिर यूं पूछ लिया जाए आपसे कि भारोपीय भाषा परिवार की सबसे मुख्य भाषा कौन सी है? सबसे प्रमुख अगर पूछ ले तो भी आप क्या कहोगे? हिंदी है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? द्रविड़ भाषा परिवार। ये दूसरे नंबर पर है, द्रविड़ भाषा परिवार। ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत के क्या हैं? भाषाएं हैं। और इस भाषा परिवार को बोलने वालों की संख्या कितनी है? 25% है। इसमें 4 आते हैं, 4 भाषाएं आती हैं। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि फिर आप सोचो कि मैडम आपने तो बताई नहीं कौन कौन सी आती हैं। तो इसके अंदर 4 आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 4 आती हैं इसके अंदर।
उसके बाद देखिए नंबर 3 पर है आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1.3%। यह प्रश्न एक बार इस तरह से पूछा गया था कि आग्नेय का अन्य नाम बताओ। आग्नेय का दूसरा नाम पूछा था। आग्नेय का दूसरा नाम क्या होता है? ऑस्ट्रिक होता है। आग्नेय का दूसरा नाम क्या है? ऑस्ट्रिक। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ जी, आगे देखिए नंबर 4 पर है कि चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी भाषा परिवार। चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी भाषा परिवार बोलने वालों की संख्या 0.7%। इनका और आपको मैं बता देती हूं कि ये जो आग्नेय या ऑस्ट्रिक है ना, ये कहां बोली जाती है? पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा में। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी, यहाँ पर ये जो 7 सिस्टर्स है ना हमारे देश में, 7 बहनें, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, आप करते हो याद। देखो भारत के नक्शे में एक तरफ ऐसे ये कटा हुआ सा यहाँ पर है, थोड़ा सा कटा हुआ सा। यहाँ पर जो 7 बहनें हम लोग बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, ये वहाँ पर बोली जाती हैं भाई। कौन सी? चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी। आपने कैसे इसको याद करना है कि सबसे बड़ा परिवार है भारोपीय और हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। अगर परसेंटेज पूछ ले तो आप क्या कहोगे? 73%। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, 25% लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आग्नेय या ऑस्ट्रिक, फिर इसमें 4 आती हैं, है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आग्नेय को अन्य नाम ऑस्ट्रिक भी है, 1.3% लोग इसको बोलते हैं। बोली कहाँ जाती है? पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में। उसके बाद चीनी तिब्बती या तिब्बत वर्मी 0.7%। इस तरह से हमारी 100% ये हो जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। चले आगे। उसके बाद देखिए अगला हमारा इसके अंदर क्या है कि हम बात करेंगे किसकी? लिपि की। लिपि से पहले हम भाषा के विकास की बात करते हैं, ये फिर जल्दी समझ में आएगा। भाषा विकास, भाषा के विकास की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखिए हमारी हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है। हमारी हिंदी की जननी कौन है भाई? संस्कृत। हमने तो केवल इतना रट्टा मारा हुआ है कि जो हिंदी है ना उसकी जननी संस्कृत है, बस। लेकिन भाषा का विकास क्रम एग्जाम में बहुत बार आता है। संस्कृत से हिंदी डायरेक्ट नहीं निकली, ठीक है ना। संस्कृत से जो हिंदी है ना वो डायरेक्ट नहीं निकली है, बीच में अन्य भाषाएं भी आई हैं भाई। वो कौन कौन सी? जो संस्कृत से जो निकली उसका नाम क्या था? पाली। संस्कृत से जो निकली उसका नाम क्या था? पाली था भाई। अब आप कहोगे मैडम निकलने वाली इसमें क्या बात है? निकली का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना। निकली का मतलब है कि देखो जब भी नई पीढ़ी आती है ना, हमेशा पुरानी पीढ़ी के विचारों को झुठला देती है भाई, उनको पुराने जमाने का ठहरा देती है। होता है ना ऐसा। आप लोग भी कई बार घर में अपने दादाजी को या अपने पापा को ऐसे बोल देते होंगे कि भाई आप तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हो, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल ज़माना बदल चुका है। होता है ना ऐसा। कई बार हम कह देते हैं आजकल ज़माना बदल चुका है। भाई आप वाली बात नहीं है, दादाजी ये आपके ज़माने में होता था। तो यानी कि आपने क्या किया कि उनके जो पुरानी ज़माने की बातें हैं ना वो आपको सही नहीं लगी। आप कहते हैं कि जो आज हो रहा है ना वो सही है। इसी तरह जो पहले लोग संस्कृत बोला करते थे ना, धीरे धीरे जब नई पीढ़ियाँ आई तो नई पीढ़ी जब आई तो उन्होंने ये कहा कि जो संस्कृत है ना वो बोलने में भी मुश्किल है और लिखने में भी मुश्किल है। ये एक टफ लैंग्वेज है, मुश्किल भाषा है। तो क्या किया जाए, इसके शब्दों को तोड़कर मरोड़कर आसान बना लिया जाए भाई। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था कि जो भाषा है वो बहता नीर है। भाषा क्या है? बहता नीर है। नीर जो पानी होता है ना वो किस तरफ बहता है? हमेशा ढलान की तरफ बहेगा भाई।
जैसे आपने एक गिलास पानी कहीं पर खड़े खड़े डाल दिया तो पानी उस जगह अपनी रास्ता बना लेगा जिस तरफ ढलान होगी, है ना, ये तो आप सब जानते हो। तो भाषा बहता नीर होती है। कभी भी भाषा मुश्किल से आसान की तरफ जाएगी, कभी भी आसान से मुश्किल की तरफ नहीं जाएगी भाई। ऐसा नहीं होगा कि भाषा आसान है और उसको मुश्किल बना के आप बोलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या है कि जो मुश्किल होते हैं ना जो शब्द, उनको आसान बना लिया जाता है, तभी तो भाषा को बहता नीर कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो संस्कृत से जो निकली वो थी पाली, और जितना भी हमारा, याद रख लेना, बौद्ध साहित्य है वो सारा का सारा पाली में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जितना भी हमारा बौद्ध साहित्य है वो सारा का सारा पाली में है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, किसके अंदर, जीके में आता है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये पाली में लिखा हुआ है। फिर जितना भी हमारा, पाली के बाद कौन सी आई, एक मिनट, प्राकृत। पाली के बाद जो हमारी आई वो कौन सी थी, एक मिनट, पाली के बाद आई प्राकृत। जितना भी हमारा कौन सा साहित्य है, जैन साहित्य, वो सारा का सारा किस में लिखा हुआ है, प्राकृत में लिखा हुआ है। जितना भी हमारा जैन साहित्य है वो किस में लिखा हुआ है, प्राकृत में। प्राकृत के बाद जो निकल कर आई वो थी क्या, एक मिनट भाई, थोड़ा सा हिल गया ये, वो कौन सी थी, अपभ्रंश। कौन सी थी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश को ही क्या कहा गया, अवहट भी कहा गया। अपभ्रंश को ही क्या कहा गया, अवहट भी। एक क्षेत्र में तो इसको अपभ्रंश बोले और दूसरे में ही इसको क्या कहा गया, अवहट भी कहा गया। और इससे जो निकल कर आई वो कौन सी थी, वो हिंदी थी, ठीक है ना। इससे जो निकल कर आई ना वो कौन सी थी, वो हिंदी थी। तो इस तरह हमारी भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। संस्कृत से निकली पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश या अवहट, एक ही बात है। एक क्षेत्र में इसको अपभ्रंश कहा गया, दूसरे में ही अवहट भी कहा गया, और उसके बाद कौन सी आई, हिंदी आई। फिर जो ये अपभ्रंश है ना, इसके बच्चों 7 भाग हुए थे भाई। अपभ्रंश के कितने हुए थे, 7 भाग हुए थे। 7 भाग कैसे, खस अपभ्रंश, पहाड़ी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। लेकिन आपको 7 पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है भाई। 7 के 7 पार्ट जो है वो आप नहीं याद करोगे। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, कि जो हिंदी है वो कौन सी अपभ्रंश से निकली है। तो आपने क्या कहना है, हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई है। हिंदी किससे निकल कर आई है, शोरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी निकली है। हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है भाई, ठीक है। फिर यूं पूछ लिया जाए भाई, देखो यहां पर मैं आपको एक लिटरेचर का क्वेश्चन बताती हूं। वो क्या, कि जो हमारी ये हिंदी निकल कर आई थी ना, हिंदी, ये तो पुरानी हिंदी थी, यानी इसके अंदर ढेरों क्या हुआ करती थी, कमियां। हिंदी को शुद्ध रूप देने का काम या हिंदी के शुद्धिकरण का काम किसने किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के शुद्धिकरण का काम किया था। इन्होंने हिंदी भाषा को एकदम शुद्ध कर दिया था। हिंदी के अंदर इनका समय कब से कब तक माना जाता है, 1900 से लेकर 1920 तक का। देखो भाई, एग्जाम में हमेशा से ही कुछ न कुछ आपको लिटरेचर का एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप भी प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो दोहराते होंगे, याद करते होंगे, और अगर नहीं करते हो तो करना चाहिए। जो पुराने पेपर होते हैं ना, है ना, तो उनको भी आप पढ़िए, देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उनमें क्या देखोगे कि बार बार लिटरेचर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। कभी एक पूछ लिया, कभी 2 पूछ लिया। और ये देखो ग्राम सचिव में तो 60 प्रश्न आए थे हिंदी के, उनमें से 6 लिटरेचर के क्वेश्चन थे। जो पेपर हमारा कैंसिल हो गया ग्राम सचिव का, उसमें तो 6 थे लिटरेचर के क्वेश्चन। लेकिन जो प्रश्न है ना लिटरेचर के, वो आते हमेशा फेमस है। जो बड़े मशहूर ऊपर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते हैं।
अब बच्चों को लिटरेचर नहीं आता, तो बच्चे तो यूं सोचेंगे ना कि पता नहीं कहाँ से ही उठाकर दे दिया, तो समझ से बाहर है। पर मैं आपको साथ साथ में जैसे भी टॉपिक के अनुसार जो लिटरेचर का क्वेश्चन बनेगा ना, वो मैं साथ साथ में बताती रहूंगी, और आप भी बच्चों इसको नोट करते रहो। इससे क्या फायदा होगा, साथ साथ में याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी लिटरेचर के, फिर आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए तो आप उसको फटाक से कर सकते हो, ठीक है ना। एक लिटरेचर का क्वेश्चन है ना, एक या कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो फेवरेट है एग्जामिनर के। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना, बहुत बार। किसकी है, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई की। इस तरह के मेन प्रश्न जो है ना वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो देखो 1900 से लेकर 1920 तक हिंदी के अंदर कौन सा युग माना जाता है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ये जो आचार्य महावीर प्रसाद थे ना, इन्होंने 1903 में सरस्वती नाम की एक पत्रिका थी, ये उसके संपादक बने थे 1903 में। और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या कर दिया था, हिंदी भाषा को एकदम शुद्ध कर दिया था। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी भाषा को एकदम क्या कर दिया था, शुद्ध। गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपने यहां से याद क्या करना है कि संस्कृत थी, संस्कृत से कौन सी निकल कर आई, पाली। पाली से कौन सी निकली, यानी कि पाली को बोला जाने लगा कई वर्षों तक। फिर धीरे धीरे जब नई पीढ़ी आई तो उन्होंने कहा कि ये तो भाषा मुश्किल है बोलने में भी और लिखने में भी, क्या किया जाए, बोले इसको आसान बना लो। तो जब पाली को आसान बनाया गया और जो नई भाषा आई वो कौन सी थी, प्राकृत थी, ठीक है ना। प्राकृत के बाद अपभ्रंश या अवहट आई और उसके बाद कौन सी निकली, हिंदी निकली। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी की जननी कौन है, और ऑप्शन में संस्कृत भी दे रखा है और ऑप्शन में आपको अपभ्रंश भी दे रखा है, तो आप किसको टिक करोगे, अपभ्रंश को। अगर वो ये पूछ ले कि हिंदी की आदि जननी कौन है, आदि जननी शब्द की तरफ ध्यान कर लेना भाई, हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आप क्या कहोगे, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आदि का मतलब आरंभ में कौन सी चली थी, संस्कृत, उससे धीरे 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 चेंज होती होती क्या बन गई, फिर हिंदी बन गई। जब इसके शब्दों को तोड़ लिया, मरोड़ लिया, तो क्या बन गई, ये हिंदी बन गई। कैसे, आप कहोगे मैडम शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है, शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है। जैसे पहले संस्कृत में क्या बोला जाता था, उज्जवल, बीच में क्या बोला जाने लगा, उज्जल, और आज हम लोग क्या बोलते हैं, उजला। इस तरह से शब्द चेंज होते हैं, इस तरह से शब्दों को क्या होते हैं, चेंज होते हैं, बदल जाया करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, और ये स्वर से नहीं अपभ्रंश वाला याद रख लेना भाई, हिंदी का विकास स्वर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी, लिपि की। अब किसकी बात करते हैं, लिपि की। हिंदी की लिपि कौन सी है, आप 1 मिनट में उत्तर दे दोगे कि मैडम वो तो देवनागरी है, सभी को पता है। अंग्रेजी की रोमन है ना, हिंदी की क्या है, देवनागरी लिपि है। तो जो देवनागरी लिपि है वो कौन सी लिपि से निकलकर आई है, वो ब्राह्मी लिपि से निकली है, देवनागरी। पहले इतनी बात करने से काम चल जाया करता था, लेकिन अब HSSC क्या पूछती है, गहराई का क्वेश्चन भी पूछ लेती है ना। HSSC हो चाहे SSC हो, गहराई के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो देखो एक बार पूछा गया था कि लिपि का विकास क्रम बताएं, लिपि का क्या पूछा, विकास क्रम पूछ लिया। तो सबसे पहले लिपि कौन सी हुआ करती थी, हम क्या बात कर रहे हैं, ब्राह्मी लिपि। सबसे पहली लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी। और ब्राह्मी से जो निकलकर आई वो कौन सी थी, गुप्त। और जो गुप्त से निकली वो कौन सी, सिद्ध मातृका। गुप्त से कौन सी निकली, सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका से जो निकली वो थी कुटिल, ठीक है ना, कौन सी थी, कुटिल। और कुटिल जो है उससे कौन सी निकली, हमारी नागरी निकल गई। कुटिल से कौन सी निकली, नागरी। ये हमारी
क्या है, लिपि का विकास क्रम है। अब तो आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्राह्मी है, गुप्त है, सिद्ध मातृका है, कुटिल है या नागरी है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना और वहां पर आपको ऐसे सीक्वेंस में लगवाएगा, पूछ लेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक बार, ये भी 2017 के एक पेपर की बात है, जब ये पूछा गया था कि लिपि का विकास क्रम बताएं। प्रश्न क्या था कि लिपि का विकास क्रम बताएं, तो उसके अंदर इसको सीक्वेंस में लगवाया था। 4 ऑप्शन दे दिए, आगे पीछे कर दिए, किसी में कुटिल आगे कर दिया, किसी में पीछे कर दिया, किसी में सिद्ध मातृका कर दिया। तो आप इसको याद कैसे करोगे? देखो, याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इसके साथ ट्रिक जोड़ लेते हैं भाई। अगर कोई मुश्किल टॉपिक है और इसके साथ हमने जोड़ ली ट्रिक, तो एग्जाम में अपने को ध्यान आ जाता है फटाफट। और नहीं तो हम सोचते हैं अरे पढ़ा तो हुआ है, पर ये नहीं पता कि कौन सा किस नंबर पर आएगा। तो ट्रिक जोड़िए इसके साथ। हम एक झूठी सी, सच्ची सी, कैसे भी मान लो, एक स्टोरी जोड़ लेते हैं भाई। वो क्या कि प्राचीन समय में ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, जो आम लोगों के लिए क्या थी, गुप्त थी। फिर आम लोगों के लिए सिद्ध करने का प्रयास किया तो ये कुटिल टेढ़ी हो गई और नागरी बन गई। ठीक है ना, टेढ़ी हो गई, कुटिल हो गई और क्या बन गई, नागरी बन गई। फिर से सुन लीजिए कि प्राचीन समय में ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, जिसका प्रयोग केवल ब्राह्मण करते थे। ब्राह्मी, ब्राह्मण मिलता जुलता शब्द है कि प्राचीन समय में ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, जिसका प्रयोग केवल ब्राह्मण किया करते थे। आम लोगों के लिए ये गुप्त थी, आम लोग इसको नहीं जानते थे। फिर आम लोगों के लिए क्या करने का प्रयास किया, जब सिद्ध करने का प्रयास किया तो ये कुटिल यानी कि टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होकर नागरी बन गई। ये क्या हो गई, टेढ़ी, और टेढ़ी होकर क्या बन गई, ये नागरी बन गई। फिर इसका नाम नागरी क्यों पड़ा, ये प्रश्न कई बार आता है कि इसका नाम नागरी क्यों पड़ा। नागरी देखो बच्चों इसीलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसका प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था भाई। गुजरात के अंदर नागर ब्राह्मण हुआ करते थे, नागर ब्राह्मण। आप कहोगे मैडम नागर क्या है? नागर बच्चों ब्राह्मणों की एक जाति होती है, गुजरात के अंदर थी वो। नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागरी। और जो देव नाम है, हमने देव नाम आगे लगा दिया, तो ये जो देव है ये तो देवताओं का सूचक है और हमारी धार्मिक भावना को क्या करता है, व्यक्त करता है ना। हम तो हिंदू जो है, हम धार्मिक हैं, है ना। तो देव नाम हमारी धार्मिक भावना को क्या करता है, व्यक्त करता है। नागरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो ठीक है, अब तो याद रह जाएगा ना, नहीं भूलोगे इसको। ठीक है कि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, आम लोगों के लिए गुप्त थी, सभी के लिए जब सिद्ध करने का प्रयास किया तो टेढ़ी हो गई और टेढ़ी होकर नागरी बन गई। ठीक है, नागरी नाम क्यों पड़ा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया था। और जो देव शब्द है वो किसका सूचक है, देवताओं का। बढ़े आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हिंदी क्षेत्र के बारे में। अब बहुत सी जो बुक्स हैं या नोट्स हैं उनमें ये दिया होता है कि हिंदी क्षेत्र 12 होते हैं, लेकिन वो गलत है। हिंदी क्षेत्र 12 नहीं होते भी, हिंदी क्षेत्र केवल 10 होते हैं। हिंदी क्षेत्र अब क्या होता है, क्षेत्र का मतलब एरिया, कि वो एरिया जहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, हिंदी क्षेत्र का नाम दे दिया। ऐसा एरिया जहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए हिंदी क्षेत्र 10 हैं। सबसे पहला कौन सा, ये हमारा हरियाणा। हरियाणा क्या है, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद नंबर 2 पर है कौन सा, राजस्थान। हरियाणा के बाद अगला कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है बिहार, राजस्थान के बाद है बिहार। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, नंबर 6 पर हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 पर है
उत्तरांचल या उत्तराखंड एक ही बात है। आप उत्तराखंड कह लो या क्या कह लो, उत्तरांचल, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया ये, उत्तराखंड या उत्तरांचल। उसके बाद देखिए नंबर 8 पर अगला है हमारा झारखंड। फिर है नंबर 9 पर हमारा छत्तीसगढ़। और नंबर 10 पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। नंबर 10 पर है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, बड़ी आसान सी बात है। हरियाणा, हरियाणा हिंदी क्षेत्र है, क्योंकि हरियाणा के अंदर हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद राजस्थान लगती सीमा है, इसमें भी हिंदी बोलने वाले बहुत हैं। बिहार के अंदर हिंदी बोली जाती है। हमारे यहाँ पर जो मजदूर मिस्त्री होते हैं ना बिहारी, वो बोलते तो हिंदी हैं, चाहे उनके बोलने का लहजा अलग हो, है ना। लहजा थोड़ा अलग है पर हमें समझ तो आती है भाई, क्योंकि बिहार के अंदर ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में हिंदी बोली जाती है। अच्छा एक बात और, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे शुद्ध हिंदी कहाँ बोली जाती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, शुद्ध हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाती है भाई, मेरठ में और बिजनौर में। हिंदी जो सबसे शुद्ध रूप में मेरठ और बिजनौर में बोली जाती है। जिला कौन सा है, मुरादाबाद, जिला है मुरादाबाद। और अगर हम स्टेट की बात करें तो वो कौन सा है, यूपी। मेरठ और बिजनौर में हिंदी का सबसे शुद्ध रूप देखने को मिलता है। आपको ऑप्शन में मेरठ भी दे रखा है और बिजनौर भी दे रखा है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, मेरठ को दोगे, है ना। प्रेफरेंस किसको दोगे, मेरठ को। और अगर आपको मेरठ दे ही नहीं रखा तो फिर बिजनौर है, फिर तो कौन सा आएगा, बिजनौर। अगर ऐसा ऑप्शन बना दे ए मेरठ बी बिजनौर सी ए और बी दोनों, तो फिर क्या करके आओगे, ए और बी दोनों। क्योंकि यूपी में हिंदी का ज़्यादा है ट्रेंड, वहाँ पर यूपी के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती भाई, अंग्रेजी नहीं आती, वो हिंदी में होते हैं भाई इंटेलिजेंट, क्योंकि वहाँ हिंदी पर जोर दिया जाता है सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर। और हमारे पूरे भारत के अंदर जो हिंदी सबसे शुद्ध रूप में है ना, वो मेरठ और बिजनौर में ही बोली जाती है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 प्रदेश है, ऐसे याद करो। 3 क्या है, ये प्रदेश है, 3 हमारे प्रदेश हैं। फिर देखो उत्तर प्रदेश से कौन सा अलग हुआ है, उत्तराखंड या उत्तरांचल, अलग हुआ है ना। ये उत्तर प्रदेश को काट कर बना दिए 2 राज्य, कौन सा है, उत्तरांचल या उत्तराखंड। उसके बाद एमपी से कौन सा अलग हुआ है, झारखंड, है ना, या छत्तीसगढ़, ऐसा ही कुछ है। फिर बिहार से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, नहीं बिहार से झारखंड हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसे अभी, है ना। बिहार से जो अलग हुआ है ना, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं भाई, फिर आप पजल हो जाओगे, ठीक है। अब देखो जो बिहार है ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है ना, इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। 2000 में ये 3 नए राज्य बनाए थे ना, इनको काट कर अलग अलग एक और राज्य बना दिया गया था। तो इनको याद करना बिल्कुल आसान है, 6 तो यही आ गए, फिर इनसे अलग हुए हैं ये तो याद कर लेना। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हमारी राजधानी। ये हमारे 10 क्या है, हिंदी क्षेत्र। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, पहचान का प्रश्न आएगा, छटवा लेगा आपसे, इनमें से कौन सा हिंदी क्षेत्र है या कौन सा हिंदी क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो 14 भाषाएं थी हमारे देश के अंदर, यानी कि संविधान के अंदर 14 भाषाओं को क्या दी थी, मान्यता, है ना। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उनकी कमेटी थी, तो 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। अंग्रेजी उन 14 में भी नहीं थी, और आज अपनी 8 और जुड़कर कितनी बन चुकी हैं, 22। अंग्रेजी आज इस 8 में भी नहीं है जो नई जुड़ी। अंग्रेजी को तो हमारे संविधान में मान्यता ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा ये प्रयोग होती है भाई, है ना। सरकारी काम काज में आदि में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, ठीक है।
तो फिर अब ये जो 8 और नई जोड़ दी, तो ये जोड़ी कैसे जाएगी? आप कहोगे मैडम संशोधन करना पड़ेगा, और बिल्कुल सही बात है। जब भी संविधान में कुछ नया ऐड करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? संशोधन करते हैं ना। तो देखिए, भाषा के संबंध में पहला संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 1967 में भाषा के संबंध में पहला संशोधन किया गया था, और ये भाषा के संबंध में तो पहला था, और वैसे ये 21वां था। भाषा के संबंध में पहला था, पर यूं 21वां था, मतलब इससे पहले 20 अन्य बातों के बारे में संशोधन हो चुके थे। तो इसके अंदर एक नई भाषा को जोड़ा था, और वो कौन सी थी? एक जो नई भाषा जोड़ी वो कौन सी थी? सिंधी। सिंधी को इसमें जोड़ा गया था। कब? 1967 में सिंधी को जोड़कर कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी भाई। 14 से कितनी हो गई? 15। उसके बाद भाषा के संबंध में अगला संशोधन कब हुआ? 1992 में, और यह संशोधन था हमारा 71वां। बीच में बहुत सारे और संशोधन हुए थे। इसमें फिर 3 जोड़ी, कौन कौन सी? एक तो मणिपुरी, एक नेपाली को जोड़ दिया गया, और एक किसको जोड़ा? कोंकणी को। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों को और जोड़ दिया गया। कब? 1992 में। फिर भाषा के संबंध में तीसरा संशोधन यह हुआ 2003 में। यह कब हुआ? 2003 में। और यह संशोधन कौन सा था? 92वां। इसमें कितनी जोड़ी? 4। यहां 4 जोड़ी, यहां 3 जोड़ी, और यहां 1 जोड़ी। 4 कौन कौन सी? एक तो बोडो, एक डोगरी, मैथिली, और उसके बाद एक और कौन सी थी? संथाली। ये 4 और जोड़ दी गई। तो आपको इस तरह से इसको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है ना। याद कैसे करो? तरीका कैसे है? देखो, इसकी ट्रिक बना लो भाई। इसकी क्या बना लो? ट्रिक। ट्रिक क्या बनेगी इसकी? नमक बना लो। नमक, नमक, सेंधा नमक। सिंधी का सेंधा और नमक। पहले सेंधा आएगा, पहले सिंधी जुड़ी थी, उसके बाद नमक, फिर नमक आया। नमक कैसे? न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कैसे? कोंकणी। और इसकी ट्रिक तो बनी बनाई है, बोडमास। मैथ की ट्रिक है ना, बोडमास। तो इसकी तो बनी बनाई है कि 2003 में बोडमास। और संशोधन याद कर लेना, अगर पूछ ले, 21वां, 71वां, 92वां, ठीक है ना। ये 21वां था, ये 71वां था, और ये कौन सा था? 92वां संवैधानिक संशोधन था। 2003 के बाद अब तक किसी भी नई भाषा को नहीं जोड़ा, ठीक है ना। 18 साल हो गए, अब तक किसी भाषा को नहीं जोड़ा। लेकिन आपको एक करंट का क्वेश्चन बता दूं कि जो राजस्थानी है ना, ये अभी तक हमारी भाषा नहीं है। ये क्या है? अभी हमारी उपभाषा है। ये अभी क्या है? हमारी उपभाषा है। लेकिन इसको भाषा का दर्जा दिए जाने पर काफी समय से विचार चल रहा है। भविष्य में जब भी संशोधन किया जाएगा, इसको भाषा बनाया जाएगा। भाई, अब आने वाले समय के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते कि कब किया जाएगा और कब नहीं। बाकी जब भी संशोधन होगा भाषा के संबंध में, राजस्थान का एरिया जो है ना, वो हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया है, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है, वो अभी तक भाषा नहीं है, अभी तक वो उपभाषा है ना। हम करेंगे टॉपिक उपभाषा का भी। वो अभी तक क्या है? उपभाषा है। उसको भाषा का दर्जा दिए जाने पर विचार हमारा चल रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर है क्या? इतना टॉपिक क्लियर है सभी को? अभी आपका भाषा परिचय का जो टॉपिक है ना, वो खत्म नहीं हुआ भाई। अभी इसके अंदर कुछ पोर्शन रहता है, लगभग 20 मिनट का, ठीक है ना। इतना हमारा इसके अंदर अभी रहता है, जो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। अगली क्लास में जिसको हम करेंगे, अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए, साथ साथ में आप याद भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। आप सभी का
थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।